everyone. In the last lecture, we learned about a total detailed path of a respiratory system. In that, we see nose, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx, then bronchi, lungs, diaphragm, and ribs. Also, we see the intercostal muscle which help in the respiration. लास्ट लेक्चर में हमने जो डिटेल पाथवे है रेस्पिरेशन का, उसमें फैरिंग्स क्या रहता है, लैरिंग्स क्या रहता है, नोज क्या रहता है, नेजल कैविटी क्या रहती है या साइनसेस क्या रहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। अभी के लेक्चर में हम जो डिसीजेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि ब्रोंकाइटिस रहेगा, अस्थमा रहेगा, ट्यूबरकुलोसिस रहेगा या निमोनिया जैसे जो डिसीजेस है उसके बारे में जानकारी लेंगे। ऑल्सो जो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी सीखेंगे। So next is the tidal volume. Tidal volume is a amount of air that move in or out of your lungs with each respiratory cycle. मीन्स क्या है, टाइडल वॉल्यूम क्या रहता है कि आपके जो लंग्स है उसमें इन और आउट एक टाइम में कितना एयर लिया है उसको हम टाइडल। द मेजरमेंट अराउंड 5 ml इन एवरेज हेल्दी अडल्ट मेल एंड 400 ml इन हेल्दी फीमेल। सो अभी आपको समझ में आया है टाइडल वैल्यू मीन्स क्या, आपने कितनी एयर जो है एक टाइम में अंदर ली है उसको हम टाइडल वैल्यूम बोलते हैं। जनरली 500 to 400 इतना जो है वो एवरेज रेट रहता है टाइडल वैल्यूम का। द नेक्स्ट इज द रेस्पिरेटरी रेट। व्हाट इज मीन बाय द रेस्पिरेटरी रेट? आप एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं इसको रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। और ये जो रेट है वो अराउंड 12 से 20 इसके बीच में होना चाहिए। अराउंड 15 जो है इसका एवरेज रेट कंसिडर किया जाता है। बट इन अ चाइल्ड देयर इज हाइयर रेस्पिरेटरी रेट दैन द अडल्ट। बट बच्चों में जो है वो ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट रहता है एज कम्पेयर टू अडल्ट, क्योंकि बच्चे जो है वो एक जगह पे बैठते नहीं, उनके सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है, उनके सेल्स बहुत थक जाते हैं, तो थक जाने की वजह से अल्सो उनका लंग्स का जो साइज है वो भी छोटा रहता है। इसकी वजह से उनका जो टाइडल वॉल्यूम है वो कम रहता है और टाइडल वॉल्यूम कम रहने की वजह से एक मिनट में बहुत बार ब्रीदिंग करना पड़ता है। सो इसको जो है इसकी वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो हाइयर रहता है दैन द अडल्ट। और आफ्टर 2 years द रेस्पिरेटरी रेट रिड्यूस फ्रॉम 44 ब्रीथ्स पर मिनट टू 26। ये जो बच्चे हैं इनका 2 साल के बाद जो उनका 44 ब्रीथ्स रहता था पर मिनट वो रिड्यूस होके 26 टाइम्स ब्रीथ हो जाता है। तो अभी आपको समझ में आया, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 12 से 20 इसके बीच में होना चाहिए। इससे कम हुआ तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हुआ तो भी आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। सो कुछ डिसीजेस है रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी है, हवा है तो ऑब्वियसली उसमें डस्ट पार्टिकल रहेंगे, पोलन्स रहेंगे और उसके वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को एलर्जीज होती है उससे एलर्जीज बोलते हैं। सो एलर्जी इनहेलेशन ऑफ प्रोटीन सच एज डस्ट, पोलन, मोल्ड एंड कॉज रेस्पिरेटरी एलर्जी इन सम पीपल। दिस प्रोटीन कॉज इन्फ्लेमेशन टू द योर एयरवे। आपकी जो एयरवे है उसको इन्फ्लेमेशन या सूजन लाने का काम जो है ये एलर्जीज करती है या डस्ट पार्टिकल डर्ट करते हैं। देन अस्थमा क्या रहता है? अस्थमा इज द क्रोनिक डिसऑर्डर कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे। आपके जो एयरवे है उसको इन्फ्लेमेशन सूजन आने की वजह से, एयरवे तो आपको मालूम है ट्रकिया, ब्रोंची, इसको सूजन आने की वजह से आपको ब्रीदिंग को डिफिकल्टी होती है, उसको अस्थमा ऐसे बोलते हैं। देन इन्फेक्शन कैन लीड्स टू आपके चेस्ट को इन्फेक्शन, निमोनिया जैसा हो जाता है, उसके बैक्टीरियल, फंगल, वायरल कौन सा भी इन्फेक्शन रहेगा या ब्रोंकाइटिस रहेगा, ब्रोंकस जो रहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन रहेगा या रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो है जैसे कि फ्लूज वगैरह के वैसे भी इन्फेक्शन की वजह से आपको थोड़ा सा इन्फेक्शन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को हो जाता है। लंग्स कैंसर के जैसे भी डिसीजेस रहेंगे उसकी वजह से भी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो खराब हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगी। देन एजिंग जिसको बोलते हैं करके आप लंग्स की जो कैपेसिटी है जिसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है या ब्रीदिंग ब्रीद आउट जो है वो बहुत धीरे से हो जाता है, उसको एजिंग बोलते हैं। बहुत लंग्स में सिगारेट स्मोकिंग वगैरह करने की वजह से जो लंग्स है वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और खराब जो लंग्स है वो वर्किंग प्रॉपर नहीं करते, इसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज होती है और आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाता है। देन नेक्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसा एक डिसीज रहता है, आपकी जीन्स की वजह से आपको वो जो डिसीज है वो कैरिड आउट होता है। आपके लंग्स को इन्फेक्शन जो है होने की वजह से आप प्रॉपर सांस नहीं ले सकते, ये भी इसमें एक डिसऑर्डर रहती है। द नेक्स्ट इज द प्लूरल इफ्यूजन। क्या रहता है प्लूरल इफ्यूजन? जो लंग्स है उसको एक प्रकार की कवरिंग रहती है, उनको प्लूरा ऐसा बोलते हैं। लंग्स को एक प्रकार का कवर रहता है, उसको विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा रहता है और ये प्लूरा के बीच में एक प्रकार का फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। इसकी वजह से आपका जो लंग्स है वो प्रॉपर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करता है और उसमें फ्रिक्शन नहीं होता। लेकिन कभी कभी ये जो लंग्स का जो पानी है और ये जो फ्लूइड है वो बढ़ जाता है, इसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं और इसकी वजह से पानी बढ़ जाने की वजह से आपके लंग्स की जो साइज है वो बहुत कम हो जाती है।
अभी हमने देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के कौन से डिसीज रहते हैं। इसमें एक जो है उसको हम लंग कैंसर बोलते हैं। लंग कैंसर मीन्स क्या, आपकी जो लंग्स है उसमें कुछ तो मास फॉर्मेशन होगा या गांठ जैसे फॉर्मेशन होता है, उसको लंग कैंसर। आपके जो नॉर्मल सेल्स है लंग्स के, उसको रिप्लेस करके एबनॉर्मल सेल्स वहाँ फॉर्म होते हैं और उसकी वजह से आपके जो लंग्स है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं कर सकते और आप ब्रीथलेस हो जाते हैं, आपको बाकी के भी प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट हो जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अभी ये जो है एग्जैक्टली क्या रहता है, इसमें एम्फाइजमा भी रहता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में आपके जो ब्रोंकस रहते हैं, आपके जो लंग्स है, इसको हमने ऑलरेडी ट्रैक में देखा है कि ये ट्रकिया रहती है और ट्रकिया के दो बाइफर्गेशन रहते हैं, उसको ब्रोंकस ऐसे बोलते हैं। ब्रोंकस जो है वो अगेन ब्रोंचियोल्स में डिवाइड होते हैं। तो ये जो नली है उसमें जब इन्फ्लेमेशन या ब्लॉकेज या सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और उसकी वजह से ये जो नली है ये नैरो हो जाती है और नैरो होने की वजह से और उसमें कुछ स्टिकी सब्सटेंस जैसे कि म्यूकस जैसा स्टिकी सब्सटेंस भी उसमें इन्वॉल्व होता है और ये इससे स्टिकी सब्सटेंस होने की वजह से आपका जो ट्रैक है जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं, उसको हम ब्रोंकाइटिस ऐसा बोलते हैं। तो ये जो अपनी अल्वेओलाई सैक रहती है, जो हमने ऑलरेडी देखा है कि अल्वेओलाई सैक क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 करती है। एंड ये जो अल्वेओलाई सैक है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑक्सीजन का डेस्टिनेशन पॉइंट है और यहाँ से ही ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो अल्वेओलाई सैक है खराब हो जाती है और खराब होने की वजह से वो उसका फंक्शन जो है वो प्रॉपर कर नहीं सकती, उसको हम एम्फाइजमा ऐसे बोलते हैं। तो नॉर्मल में ऐसा लंग्स आपके अल्वेओलाई सैक जो है वो ऐसे दिखते हैं, तो एबनॉर्मल में जिसमें एम्फाइजमा रहता है उसमें जो अल्वेओलाई सैक है वो ऐसे डिफॉर्म हुए क्योंकि उनको कुछ शेप ही नहीं ऐसे फॉर्म हो जाता है और उसकी वजह से वो O2 और CO2 का एक्सचेंज नहीं कर पाते। ये डायग्राम में भी आपको दिख रही है नॉर्मल अल्वेओलाई सैक कैसे रहती है और एबनॉर्मल अल्वेओलाई सैक जिसमें आपके अल्वेओलाई को एम्फाइजमा हुआ है या आपके अल्वेओलाई के सैक का स्ट्रक्चर अभी अच्छा नहीं है। कौन सी भी चीज का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो वो वर्किंग प्रॉपर नहीं कर सकते। इसकी वजह से आप ब्रीथलेस होते हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है, ड्राई कफ आता है, ये सब आपके रेस्पिरेटरी डिसीज के सिम्टम्स है। देन आपने तो बहुत बार सुना होगा कि उसको टीबी हुआ है या इसको कॉक्स हुआ है, उसको कॉक्स भी बोलते हैं। आपके लंग्स को हुआ हुआ इन्फेक्शन रहता है। ये जो इन्फेक्शन है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो किसी के स्नीजिंग से या किसी के खांसी से आपको ट्रांसफर हो जाता है और ये ट्रांसफर होने की वजह से वो आपके लंग्स पे अटैक करता है। सिर्फ लंग्स पे भी नहीं, वो ब्रेन पे भी अटैक करता है और बाकी के आपके स्पाइन पे भी अटैक करता है। बाकी के पार्ट्स पे भी वो अटैक करता है। रीजन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो बैक्टीरिया है वो आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। और अस्थमा तो आपको मालूम ही रहेगा, अस्थमा क्या रहता है, आपको सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। और ये जो अस्थमा है वो भी आपकी जो ट्यूब्स है जिनको हम ब्रॉन्ची बोलते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन या वो जो है उसमें स्वेलिंग आने की वजह से और उसमें म्यूकस या स्टिकी सब्सटेंस होने की वजह से हो जाता है। सम ऑफ जेनेटिक रीजन भी है, आपके मदर फादर से आपको ट्रांसफर हो जाता है या एनिमल से ट्रांसफर हो जाता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई सा इन्फेक्शन होने की वजह से या आपको बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग रहेगा या आप बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से या डर्ट डस्ट पोल्यूशन, इसकी वजह से भी आपको अस्थमा के चांसेस हो सकते हैं। तो भैया आपको समझ में आया कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें जो डिसीजेस रहेंगे उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले को सांस लेने में दिक्कत होती है, देन आपको ड्राई कफ हो जाता है, नाइट में भी आपको कफ हो जाता है, वेजिंग जिसको बोलते हैं जिसमें गले से आवाज आता है वो भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है और आप बहुत जोर जोर से सांस लेने की वजह से आपके चेस्ट में पेन होता है क्योंकि वहां के मसल जो है अभी वीक हो जाता है, आप बहुत जोर जोर से सांस लेने की वजह से। ऑल्सो आपके चेस्ट को ऐसा टाइट ऐसा फील होता है ड्यू टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसीज। और ये जो ट्रैक डिसीज है इसकी वजह से सबसे पहले आपके ऑक्सीजन पे इफेक्ट होता है। बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से आपके बॉडी के अदर सेल्स भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और आपने 2 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं लिया तो आपको कैसा लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। वैसे ही आपके सेल्स को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है और आपके सेल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तब आपके सेल्स जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। लास्टली द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होती तो क्या हो जाता, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन नहीं होता। पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन्स क्या, आपके जो लंग्स है उसमें जो एयर इनहेल एंड एक्सेल होती है अंदर बाहर जाती है वो नहीं होती। सेकेंडली जो एयर ने ऑक्सीजन लिया है वो
ऑक्सीजन आपके सेल्स तक या आपके बॉडी के ऑर्गन तक नहीं पहुंचता। मैं फर्स्टली द पल्मोनरी वेंटिलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। सेकेंडली द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मूविंग एयर फ्रॉम द लंग्स टू द पल्मोनरी कैपिलरी। एंड थर्ड वन इज द रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। सो ये ब्लड पीएच क्या रहता है, आपके ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है उसकी वजह से आपका जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको चेंज करना O2 से, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्किंग रहता है। देन नेक्स्ट इज द साउंड प्रोडक्शन। आपको जब मैंने आपको ये ट्रैक्स बताया था, रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें एक लैरिंग्स था। लैरिंग्स को हमने क्या बोला था, साउंड बॉक्स बोला था। सो ये जो साउंड बॉक्स है वो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, आवाज का क्रिएशन करना, ये साउंड बॉक्स का क्या रहता है, फंक्शन रहता है। एंड लास्ट वन इज द प्रोविजन फॉर द ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। मीन्स क्या क्या रहता है प्रोविजन फॉर द ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, ये जो है ये आपको स्मेल डिटेक्शन करता है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें मैंने आपको नोज बताया था। और नोज में मैंने जब बोला था कि ये जो ऑल्फैक्टरी लोब है और ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व है ये क्या करती है, आपको स्मेल डिटेक्शन करने में मदद करती है, और ये जो है वो आपके नोज के अपर साइड में प्रेजेंट रहती है। सो स्मेल जो है वो डिटेक्ट करने का भी फंक्शन जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ऑल्सो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसमें म्यूकस, स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, और ये प्रोटेक्ट करते हैं आपके लंग्स को एक्सटर्नल पोल्यूटेड एयर, डस्ट, डर्ट, पोल्यूशन एंड द पोल्यूटेड पोल्यूटेंट एंड अ पोलन ग्रेन्स, मोल्ड, फंगस। इससे आपका प्रोटेक्शन करने का काम आपके जो सिलिया रहती है, नाक में जो हेयर्स रहते हैं या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस रहता है वो ट्रैप करने का काम जो है वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक करती है या रेस्पिरेटरी सिस्टम करती है। तो अभी आपको समझ में आया रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। सो अभी के लेक्चर में हमने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो डिसीजेस थे उसके बारे में देख, लंग कैंसर है, देन ट्यूबरकुलोसिस है जिसको हम टीबी बोलते हैं, इसके वजह से वेट लॉस वगैरह होता है, देन कुछ एम्फाइजमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे जो डिसीजेस है वो हमने देखे हैं। ऑल्सो हमने जो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये भी स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो लिम्फेटिक सिस्टम रहती है, एग्जैक्टली लिम्फेटिक सिस्टम क्या रहती है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या वर्क करती है, और लिम्फेटिक सिस्टम नहीं रहती तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।